हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास। साथियों, इस इतिहास के लिए हम 3 भाग में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि साथियों ये बहुत बड़ा है तो इसे आराम से पढ़ेंगे। साथियों, आज हम जो पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संगम काल या संगम युग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे संगम युग कहा गया और कौन कौन वहाँ पे बड़े शासक हुए या फिर वंश हुए। साथ ही जिस तरह हमने उत्तर भारत को कंप्लीट किया, उसी तरह हम दक्षिण भारत को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, उत्तर भारत को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अब हम कहाँ आ चुके हैं? अब हम आ चुके हैं दक्षिण भारत पे। हमने पढ़ा था उत्तर भारत में कैसे मौर्य साम्राज्य आया, फिर कैसे कुषाण वंश आया, फिर कैसे गुप्ता पीरियड आया। तो अब साथियों क्या हुआ था, जब हमारे उत्तर भारत में साथियों मौर्य साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य का नींव चल रही थी, उस समय उदय हो रहा था, तो साथियों दक्षिण भारत में संगम काल का उदय हो रहा था या संगम युग चल रहा था। फिर साथियों क्या हुआ था, उत्तर भारत में जब हर्षवर्धन का समय आया था या वर्धन वंश का समय चल रहा था, तो साथियों दक्षिण भारत में जो चल रहा था वो साथियों नए नए साम्राज्य बनकर सामने आ रहे थे, जैसे चोल, पल्लव, इस तरह साथियों कुछ शासक, कुछ साम्राज्य बनकर उदय हो रहे थे। तो साथियों हम पढ़ेंगे इनके बारे में धीरे धीरे। हमने कहा कि हम 3 पार्ट में इसके लिए कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, क्लास के ऊपर शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो और साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जिन्होंने क्लास को नहीं देखा है, मेरी पिछली क्लासों को, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो साथ ही शुरू करते हैं संगम काल को और संगम युग को और देखते हैं कि क्यों इसे संगम काल कहा जाता है और क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। अब साथियों हुआ क्या था, संगम जो शब्द है वह एक प्राचीन शब्द है और किसका है? तमिल शब्द। संगम साथियों एक तमिल प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है गोष्ठी या सभा। क्या अर्थ साथियों इसका? इसका अर्थ है गोष्ठी या सभा। यानी कि जब कई कवि या कई तमिल साहित्य कवि एक साथ इकट्ठे खड़े होते थे, एकत्रित होते थे, तो साथियों उसे सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे सभा, सभा या गोष्ठी उसे कहा गया। अब साथियों यह युग जो चला था वह 100 से 300 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 100 से 300 ईस्वी तक इसे माना जाता है। साथियों संगम तमिल कवियों की सभा हुआ करती थी। किसकी? संगम जो थी वो जो कई सारे तमिल कवि इकट्ठे हुआ करते थे, तो उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे संगम साहित्य। तो उसी से बना। तो इन संगम में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता था। जब सभी कवि एकत्रित होते थे और कुछ लिखते थे या किसी भी चर्चा करते थे, तो उसे क्या कहलाता था? उसे वह कहते थे संगम साहित्य। और साथ ही किस में लिखा गया था? ये लिखा गया तमिल भाषा में, इसीलिए इसे संगम साहित्य के नाम से भी जाना गया। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है, यानी कि साथियों इससे पहले कुछ भी प्रमाण नहीं मिले। और साथियों संगम साहित्य है यह तमिल तरफ का या मैं कहूँ दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसे क्या कहते हैं? संगम साहित्य भी कहते हैं और साथियों इसे तमिल साहित्य भी कह सकते हैं, क्योंकि साथियों जो लिखा गया था यह वह तमिल भाषा में लिखा गया था, इसीलिए इसे तमिल साहित्य भी कहा जाता है। संगम साहित्य में साथियों केवल चोर, चेर और पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। यानी कि इस साहित्य में जो लिखा गया है, जो 3 वंशों का जिक्र हुआ है या इनकी बात हुई है, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं चोल, चेर और पांड्य। इन 3 के ऊपर साथियों क्या हुआ है? तमिल साहित्य में या संगम साहित्य में बात हुई है। साथियों देखो, यह है संगम साहित्य और तमिल भाषा में। ये मैंने साथियों आपको इसलिए दिखाया है, ये इस तरह क्या हुआ करती थी, पहले जो राइटिंग थी तमिल भाषा की वो इस तरह लिखते थे, तमिल भाषा में लिखते थे। किस में लिखते थे? तमिल भाषा में। इसीलिए साथियों इसे संगम युग या तमिल साहित्य भी कहा गया है। कुछ इस प्रकार से यह लोग लिखते थे उस समय में। अब साथियों संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। कितने आयोजित किए गए थे? 3 संगम। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था जब बौद्ध के बारे में, तो बौद्ध में 4 परिषद आयोजित की गई थी। उसके बाद साथियों जैन धर्म आता है, जैन धर्म में 2 परिषद आयोजित की गई थी। अब साथियों दक्षिण भारत में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 संगम हुए थे। कितने हुए थे? इसमें 3 संगम हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 संगम। अब साथियों इसकी अध्यक्षता किसने की और यह कहाँ कहाँ हुए? साथियों एग्जाम में यह आपसे कई बार पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी और यह कहाँ पर आयोजित की गई थी। 2 गए।
और साथ ही ये पूछता है कि किसके शासनकाल में यह आयोजित किए गए थे। तो साथियों किसके शासनकाल में? पांड्य राजाओं के। जो साथियों वंश था या जो शासक थे वो पांड्य शासक थे। कौन थे? पांड्य शासक के समय में 3 संगम हुए थे। इसे संगम युग कहा जाता है। अब साथियों प्रथम प्रथम संगम जो आपका था वो कब हुआ, कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। साथियों जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे आप आराम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम से बारे में। कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे कि कहाँ हुए थे और किसकी अध्यक्षता में हुए थे। तो साथियों पहला जो हुआ था मदुरई में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। और कौन थे? अगस्त ऋषि, इसमें भी अगस्त ऋषि थे। और तीसरा संगम साथियों जो हुआ था वह हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। यानी कि 2 मदुरई में हुए थे, पहला और तीसरा मदुरई में और दूसरा कपाटपुरी में। और साथियों इसकी अध्यक्षता की थी नक्करीर ने। किसने की थी? नक्करीर ने। तो देखिए आपको कठिन नहीं होगा याद करने में, क्योंकि साथियों पहले और दूसरे की जो अध्यक्षता की है वो अगस्त ऋषि ने की है। और साथियों जो स्थान है तो वो पहला और तीसरा कौन सा है? मदुरई है। और फिर सेकंड नंबर पे जो है वो कौन साथियों? वो है कपाटपुरम। तो इसे आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं अपनी कि एम के एम, क्या कर सकते हैं आप इसे? एम के और एम। साथियों इस ट्रिक होगी स्थान की। और अगर आपको साथियों याद करना है अध्यक्षता के बारे में तो आप इसे याद कर सकते हैं ए एन। क्या कर सकते हैं इसे आप? ए एन। साथियों ये तो ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आप चाहें अपने हिसाब से तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। क्योंकि साथियों जब आप खुद ट्रिक बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है और जल्दी याद होता है, आप साथियों से भूलते नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बनाएं, चाहे साथियों फिर क्वेश्चन कैसा भी हो, है ना। उससे क्या है आपको लंबे समय तक याद रहेगा। साथियों ये है हमारे कौन? ये है अगस्त्य ऋषि। महर्षि अगस्त्य को तमिल साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता था। साथियों इनका क्या है, बहुत योगदान रहा है तमिल साहित्य में या फिर संगम युग में। इन ऋषि का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि साथियों यह बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। इनके समय में इनके मुकाबले कोई भी ज्ञानी नहीं था। साथियों कोई भी ज्ञानी नहीं था। अब साथियों द्वितीय परिषद जब हुई थी या द्वितीय संगम हुआ था तो साथियों उसमें एक साहित्य लिखा गया था और वह साथियों बहुत मान्य है और काफ़ी प्रसिद्ध साहित्य है। और साथियों उसमें ही तमिल जो तमिल के राजवंश हैं उसके बारे में बताया गया है। तो साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये तोलक का पीएम। क्या पूछा जाता है? तोलक का पीएम क्या है? तो तोलक का पीएम तमिल का साहित्य है। किसका है? तमिल या दक्षिण भारत का साहित्य है। यह द्वितीय संगम का एकमात्र तमिल साहित्य यानी कि तमिल भाषा में लिखा गया था। और कौन सी परिषद में? तो द्वितीय परिषद में या द्वितीय संगम में यह लिखा गया था। कह रहे हैं प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। अब साथियों एग्जाम में आपसे ऐसे पूछता है कि ये कौन सा ग्रंथ है, तो साथियों व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? तोलक्कपियम जो है वो व्याकरण ग्रंथ है, दूसरे संगम में लिखा गया था और साथ ही यह तमिल का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। तमिल भाषा में व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा है? तमिल भाषा में व्याकरण ग्रंथ है। साथियों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे आपसे यहाँ से पूछ लेता है। और साथ ही मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरह यहाँ की जो भाषा लिखी जाती थी, कुछ इस तरह से ये लोग भाषा का इस्तेमाल करते थे। देखिए ये देखिए, तो साथियों कुछ इस तरह से क्या करते थे, भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब साथियों यह मैंने आपको दिखाया है मैप कि इनका जो राजवंश था, जो 3 राजवंश थे, कौन कौन से थे वो? चोल, चेर और पांड्या। तो उनका राजवंश या उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए जो तमिल वाला हिस्सा है आज वर्तमान में तमिलनाडु है, वहाँ पर तो साथियों पांड्या ने अपना साम्राज्य बसाया था। और साथियों जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है आज, वहाँ पे साथियों कौन थे? वहाँ पे थे चोल। कौन थे साथियों? वहाँ पे चोल थे। और जो साथियों केरला वाला हिस्सा है जो आज केरल है, वहाँ साथियों कौन थे? वहाँ थे चेर। कौन थे साथियों? चेर थे। तो मैंने आपको 2 मैप दिखाए हैं जिससे आपको क्या हो, आपको आसानी से उसे याद रहे या याद कर सके। साथियों एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कि उनका क्षेत्रफल क्या है, पर हाँ उनकी सीमाएं आपसे पूछ सकता है या उनका हिस्सा कि वो किधर लोकेटेड थे। तो देखिए साथियों ये तो चेर है, ये कौन है? पांड्या। और ये क्या है साथियों? ये है चोल। तो यहाँ यहाँ यह लोग बसे हुए थे या फिर इतने क्षेत्रफल में इन्होंने अपने साम्राज्य को बसा लिया था। लेकिन साथियों एंड में जो साम्राज्य निकलकर सामने आया या जिसने सबसे ज्यादा उन्नति की थी, तो वह कौन थे? वह साथियों चोल थे। कौन थे? चोल ने पांड्य को भी हरा दिया
और साथियों चेर को भी हराकर अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार बहुत अधिक किया और पूरे इधर इधर इतने हिस्से में साथियों अपने साम्राज्य को बसा लिया था। किसने? चोल ने। अब साथियों संगम, मैंने आपको बताया था अभी कि संगम युग में साथियों जो हुआ था वह युग केवल चोल, चेर और पांड्यों से संबंधित था। यानी कि तीन शासक, तीन साम्राज्य थे जिनसे यह संबंधित था। किससे था साथियों? तीन साम्राज्य से यह संबंधित था। इसमें चोल वंश का विकास सबसे अधिक हुआ, मैंने आपको बता दिया। अब साथियों बढ़ेंगे हम चोल वंश के बारे में। किसके बारे में? चोल वंश के बारे में। साथियों ऐसे क्रम वाइज आपसे क्या होता है, एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, पेपर में आपसे इस तरह ही पूछेगा। चोल वंश के साथियों सबसे प्रमुख शासक जो हुए वह कौन थे? वह थे करिकौल। कौन थे साथियों? वह करिकौल थे, जो सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक हुए चोल वंश की। इनकी राजधानी पोहार थी। क्या थी इनकी राजधानी? पोहार। और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पोहार किसकी राजधानी थी, जिसे बाद में कावेरी पट्टनम के नाम से जाना गया। यानी कि पोहार को ही साथियों क्या कहा गया? कावेरी पट्टनम कहा गया। और साथियों यह चोल वंश की क्या थी? राजधानी थी। अब साथियों चेर वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या था चेर वंश? इसके शासक कौन थे? तो साथियों चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह था सेन गुट्टवन। कौन था साथियों? सेन गुट्टवन। यह चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसने एक प्रथा कन्नगी पूजा, कौन सी पूजा? कन्नगी पूजा शुरू की, जिसे पत्नी पूजा या सती पूजा भी कहा जाता है। अब साथियों एग्जाम आपसे ऐसे पूछेगा पेपर में कि कन्नगी पूजा की या सती पूजा की शुरुआत किसने की, और तीन वंश आपको दे देगा, चोल, चेर और पांड्य, और पूछ लेगा कि किस वंश ने इसकी शुरुआत की। और शासक पूछेगा तो आपको इन्हें नाम दे देगा। कौन दे देगा? सेन गुट्टवन, इनका नाम दे देगा। तो साथियों आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, और साथियों याद करना जरूरी भी है, क्योंकि साथियों एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आप कोशिश करें साथियों इसे आराम से याद करने की, ताकि साथियों आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब साथियों पांड्यों का सबसे प्रतापी राजा, अब पढ़ेंगे हम पांड्यों के बारे में कि पांड्यों का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ वो कौन हुआ? नेडोनियन। कौन हुआ साथियों? नेडियोन। इसने एक प्रथा समुद्र पूजा शुरू की। कौन सी पूजा? समुद्र पूजा शुरू की। अब साथियों क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि समुद्र पूजा किसने शुरू की? तो पांड्य राजाओं ने। और पांड्य राजाओं में किसने शुरू की? तो नेडियोन ने। किसने? नेडियोन ने शुरू की। यह एक मात्रात्मक वंश था, क्योंकि साथियों इससे मालूम पड़ता है कि जिन्होंने शासन किया वह कौन थी? वह साथियों महिलाओं ने शासन किया, इसलिए मात्रात्मक वंश भी इसे कहते हैं। साथियों इससे मैगस्थनीज ने पांड्य राजा का उल्लेख मावर नाम से भी किया है। मैगस्थनीज साथियों कौन है? मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो रहते थे वो कौन थे? मैगस्थनीज। और साथियों मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया था। अब साथियों उसी समय मैगस्थनीज ने एक पुस्तक और लिखी, और वह क्या है? मावर। उसमें साथियों उन्होंने पांड्य राजाओं के बारे में भी उल्लेख किया है। यानी कि मैगस्थनीज जब थे साथियों उस समय पांड्य भी हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि जब उत्तर भारत में जब राज्य चल रहा था या साम्राज्य चल रहा था मौर्य साम्राज्य, तब साथियों यहाँ नीचे दक्षिण भारत में संगम युग का काल चल रहा था। तो साथियों हमारा आज संगम युग कंप्लीट होता है। अब कल हम पढ़ेंगे नए नए वंश के बारे में कि कैसे उनका उदय हुआ और कौन कौन शासक आए उभर कर सामने। तो साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। साथियों मिलते हैं इसी के साथ हम लोग कल, और